हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम हमारी जो नीट की क्वेश्चन सीरीज है उसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे। देखिए भाई, इस सीरीज में हम स्पेशली नीट एग्जाम में आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। ओके, और वो भी एग्जैक्ट एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस पेज से पूछा जा सकता है, किस लाइन से पूछा जा सकता है, वही मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में दी है। ठीक है, और एनसीईआरटी जनरली ये जो आपकी क्वेश्चन है, देखिए ये जो आपके क्वेश्चन मैंने आपको 8 पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, ये आपकी +2 की एनसीईआरटी से है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे पेज नंबर भी लिख के दिया है। ओके, जो भी आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो भी कंसेप्ट होगा वो आपके इन पेजेस नंबर पे मिलेगा। ओके, तो आप अपनी +2 की एनसीईआरटी निकाल लीजिए, साथ के साथ वीडियो को समझिए। ओके, और उससे पहले भी एक बात और, आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करना। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाए आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहले क्वेश्चन बोलूंगा फिर उसका आंसर दूंगा। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, और आपको दिया गया है क्रो एंड पैरट। ओके, आपको लाइफ स्पेन के हिसाब से इन दोनों को कंपेयर करना है। बताइए किसका लाइफ स्पेन ज्यादा होता है, किसका कम होता है। देखिएगा, जो आपका क्रो होता है इसका लाइफ स्पेन होता है 15 ईयर्स, और जो आपका पैरट होता है इसका लाइफ स्पेन है 140 ईयर्स। तो ध्यान दीजिएगा, क्रो का लाइफ स्पेन 15 ईयर्स है और पैरट का लाइफ स्पेन 140 ईयर्स है। बताइए किसका ज्यादा हुआ, पैरट का। पर यहां पे एक खास बात पूछते हैं कि क्या लाइफ स्पेन साइज पे डिपेंड करता है? नो, यहीं से मिलता है इसका हिंट। मतलब कैसे, मतलब जो क्रो होता है ये साइज में बड़ा होता है पैरट से, बट पैरट का लाइफ स्पेन कितना है 140 ईयर्स एंड क्रो का लाइफ स्पेन कितना है 15 ईयर्स। तो साइज का कोई मैटर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू लाइफ स्पेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पे देखिए, मतलब पीपल ट्री को और मैंगो ट्री को कंपेयर कीजिए। बताइए किसका लाइफ स्पेन ज्यादा होता है, मैंगो का या पीपल ट्री का? बताओ, आंसर दीजिए। चलो आपने जो भी आंसर दिया, आंसर सुनिएगा, पीपल का, और वो भी मच ग्रेटर देन मैंगो। मतलब मैंगो का लाइफ स्पेन अप्रोक्स हम कहते हैं कि 200 से 300 ईयर्स है, जबकि जो आपका पीपल ट्री इसका लाइफ स्पेन 2000 से 3000 ईयर्स है। ओके, इस रेंज में है, ये ध्यान दीजिएगा। किसका भाई, पीपल ट्री का लाइफ स्पेन ज्यादा होता है, किससे? मैंगो ट्री से। अक्सर आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेंगे, अब तो आप कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है भाई आपके लिए कारा। कारा के बारे में कुछ बताइए, एक्सप्लेन अबाउट कारा समथिंग समथिंग। क्या होती है कारा? सबसे पहले बोला ये क्लोरोफाइसी क्लास, जो कि एल्गी डिवीजन की एक क्लास है। एल्गी एक डिवीजन होता है प्लांट किंगडम में, ध्यान दीजिएगा। और जो आपकी क्लोरोफाइसी है वो एक क्लास है और कारा उसका एक मेंबर है। खास बात क्या है, तो जनरली जो आपकी एल्गी होती है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी जो होती है, मतलब इनके अंदर क्या होता है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं एल्गी में जनरली यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। यानी ये मान लो एक यूनिसेलुलर है और इसके बाहर कोई जैकेट नहीं है, मान लो कोई कवरिंग नहीं, समझ रहे हो। बट जो आपकी कारा होती है, इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और साथ ही साथ जैकेटेड होते हैं। ये खास बात है, जैकेटेड होते हैं। ओके, ये था भाई कारा के बारे में। एक और खास बात कारा की, मतलब कारा का जो स्ट्रक्चर है, देखिए ऐसा कुछ फलीदार स्ट्रक्चर दे रखा है कारा का। मतलब इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बोला जो फीमेल पार्ट होता है उसका एक खास नाम है कारा के अंदर, और जो मेल पार्ट होता है उसका भी एक खास नाम है कारा के अंदर। स्पेशली पहले मैं कह रहा हूं, जो आपकी उगोनियम, कारा में क्या होती है उगोनियम, उगोनियम, और इसी में क्या होता है नीचे एंथ्रीडियम, यानी मेल और फीमेल पार्ट एक पे ही है, N3ANTHER, एंथ्रीडियम। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताइए एंथ्रीडियम ऊपर लोकेट होता है या उगोनियम पोजीशन के हिसाब से अपर साइड होता है? कौन अपर साइड होता है? दैट इज, बता दिया मैंने, उगोनियम
अपर साइड होती है कारा में, और जो एंथ्रीडियम होता है ये लोअर साइड होता है कारा में, ध्यान दीजिएगा। और खास बात मतलब जो उगोनियम है इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्यूल। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन कारा इज नोन एज न्यूक्यूल, NUCULE। और एंथ्रीडियम है इसे कहते हैं ग्लोब्यूल। न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल कहलाते हैं एंथ्रीडियम। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन कारा इज नोन एज ग्लोब्यूल, और वहीं पे आपका उगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, न्यूक्यूल। ठीक है, ये आपका कारा के बारे में पेज नंबर 12 पे दिया गया है +2 की NCERT में। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, जो आपका पोलन ग्रेन है, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट समथिंग पोलन ग्रेन। ओके, देखिएगा नेक्स्ट है भाई, एक्सप्लेन समथिंग अबाउट पोलन ग्रेन। आपको पोलन ग्रेन के बारे में कुछ बताना है? ये क्या सर, बताइए। सबसे पहले मुझे नंबर बताने हैं आपको, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, क्या होती है भाई। पोलन ग्रेन का साइज कितना होता है, दैट इज व्हाट, 25 से 50 माइक्रोमीटर। पोलन ग्रेन का साइज कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, इन डायमीटर, खास लाइन क्या है भाई, इन डायमीटर, और ये डायमीटर में होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई देखिए, जो आपका पोलन ग्रेन है इसके बारे में हमको बताना है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन साइज में होते हैं, डायमीटर में होते हैं आपके पोलन ग्रेन। और जो पोलन ग्रेन के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है ना, पैटर्न, वो हर स्पीसीज के अंदर जिसके भी पोलन ग्रेन है वो क्या होता है, अलग अलग, यानी अलग अलग डिजाइन और पैटर्न बने होते हैं पोलन ग्रेन के ऊपर। ओके, थोड़ा और बता दो सर पोलन ग्रेन के बारे में। जो आपके पोलन ग्रेन है आपको बताना है 60% एंजियोस्पर्म में, इसमें भाई 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में क्या करता है, 2 लेयर होती है पोलन ग्रेन के अंदर। आपके लिए क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में शेड हो जाता है, एंथर से बाहर रिलीज हो जाता है, कितने में भाई, 60% के अंदर। ये 60% में पोलन ग्रेन के अंदर जो सेल होती है वो कौन कौन सेल होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल, और एक स्मॉल सी सेल होती है दैट इज जेनरेटिव सेल। और ध्यान दीजिएगा, जो वेजिटेटिव सेल होती है ये साइज में बड़ी होती है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, अबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव सेल में पोलन ग्रेन की। ठीक है, जो जनरेटिव सेल होती है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिंडल शेप होता है। ध्यान दीजिए, इसका न्यूक्लियस क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है, जबकि जनरेटिव सेल जो होती है इसका न्यूक्लियस कहता होता है स्पिंडल शेप होता है, कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे शेड होता है। ठीक है, एंथर से रिलीज हो जाता है। जो बाकी रिमेनिंग है 40%, उनमें कितनी प्रतिशत में भाई, बताइए पहले तो, कितनी प्रतिशत एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है। वे 3 सेल स्टेज कैसे बनी, ध्यान दीजिएगा। जो बची हुई कितनी है, 40% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में शेड होता है। क्लियर है, देखिए कौन सी मतलब जो आपकी 3 सेल स्टेज होती है उसमें जो जनरेटिव सेल होती है ये माइटोसिस करती है, माइटोटिक डिवीजन करती है, माइटोसिस, और एक न्यूक्लियस से इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं जो मेल गैमेट कहलाते हैं। यही 2 मेल गैमेट पोलन ग्रेन फिर आगे फर्टिलाइज करता है। ठीक है, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर मेल गैमीट होते हैं। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए व्हाट इज मैच्योर मेल गैमेटोफाइट क्या होता है। इस पोलन ग्रेन में जब पोलन ट्यूब बन जाए, पोलन ग्रेन विद पोलन ट्यूब इज नोन एज मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट, 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज बन जाती है, 2 ये मेल गैमेट, एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, इन्हीं को हम 3 सेल स्टेज कह देते हैं, समझ रहे हो। 40% एंजियोस्पर्म में ऐसे सेट होता है। ठीक है, मतलब अगर ये 2 सेल स्टेज में सेट हो गया स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा पे लैंडिंग के बाद 60% में स्टिग्मा पे लैंडिंग के बाद माइटोसिस होती है, समझ रहे हो। और 40% में एंथर में माइटोसिस हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपसे कि 60% में स्टिग्मा पे लैंडिंग के बाद क्या होती है, माइटोसिस होती है जेनेटिव सेल में, और 40% में सेडिंग से पहले हो जाती है। सेडिंग का मतलब झड़ना, एंथर यहां से रिलीज हो जाना, यहां से बाहर निकले, इसे क्या कहते हैं, सेडिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये था भाई अबाउट पोलन ग्रेन। ठीक है, इसी में एक लाइन लिख रखी है, देखिए, व्हाट इज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब आप यहाँ पे कैसे आ गए, बोले पोलन साथ में था, सोचा इसी को बता दूं मैं।
ठीक है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, आपसे क्वेश्चन है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पोलन एंथर से रिलीज हुआ, हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता क्या है। पोलन का एंथर से रिलीज होना, ये कहां लैंड कर गया, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद भाई सीधी सी बात है, पोलन और पिस्टिल आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अगर सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन है तो ये पोलन ट्यूब बनाएगा, या क्या पता पोलन ट्यूब बना भी ले, चाहे स्पीसीज का ही क्यों ना हो, स्टाइल में जाके कट कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दी जाती है पोलन ट्यूब, अगर अनदर स्पीसीज की हो तो। ठीक है, अब मान लीजिए सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया, ठीक है, तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हुआ। और अप टू जब तक ये जो पोलन ट्यूब है ओव्यूल के अंदर न चली जाए, तब तक आपका जो इंटरेक्शन है पोलन और पिस्टिल के बीच, ठीक है। पिस्टिल क्या होती है, यूनिट होती है जिसका फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जाइनोसियम वर्ल की, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, स्टाइल वो पाइप होते हैं जिसके जो ओवरी से लिंक करते हैं, ठीक है। तो पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद पोलन ट्यूब जब तक ओव्यूल में एंट्री नहीं कर जाती तब तक की प्रोसेस कहलाती है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और ये एक डायनेमिक प्रोसेस होती है, लगातार चलती रहती है पोलन और पिस्टिल के बीच में, समझ रहे हो। पिस्टिल और पोलन अगर दोनों सेम स्पीसीज के तो सेम केमिकल्स मिलेंगे, पहचान लेंगे एक दूसरे को, समझ रहे हो। तो ये था भाई अबाउट पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। कब तक होगा, लैंडिंग करने से लेके अप टू पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओव्यूल, पोलन ट्यूब की एंट्री नहीं हो जाती ओव्यूल में तब तक एंट्री इनटू ओव्यूल, यहां तक कहलाता है। यहां तक की प्रोसेस लैंडिंग से लेके पोलन ट्यूब में एंट्री ना हो जाए ओव्यूल की, सॉरी ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री हो जाए, तब तक क्या कहते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। लेट्स डू नेक्स्ट। देखिए भाई वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन सम सीरियल्स, राइस और व्हीट एग्जाम्पल है सीरियल्स के, पोलन ग्रेन लॉज कर देते हैं, लैंडिंग कर गया स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन, इसलिए समझाया था। लैंडिंग करने के बाद भैया एंथर से रिलीज हो जाए पोलन ग्रेन, कब तक जिंदा रहेगा, किसके अंदर, सीरियल से व्हीट और राइस में। लूज कर देगा वो वाइबिलिटी मतलब जीवन, ठीक है। कब मर जाएगा, इस लाइन का मतलब ये होगा कब मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। विद इन खालिस्तान मिनट्स, पहले तो मैंने ये मिनट्स लिख दिया, ये भी गायब कर सकते हैं, ऑफ दियर रिलीज। बताइए भाई कितने मिनट्स के बाद, बोलिए कितने मिनट्स हैं आपके पास, कितने दिन बचे हैं 17 जुलाई तक, 17 जुलाई को कितने दिन बचे हैं बताइए, कितना भी आंसर, 30 मिनट्स। ओके, याद कर लो अगर नहीं आता तुम्हें। पेज नंबर है 24 +2 के एनसीईआरटी में। नेक्स्ट, वाइल मेंबर्स ऑफ रोसासी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेंसी मेंटेन्स वाइबिलिटी 4, जबकि जो रोसासियई है, लेग्यूमिनोसी है, सोलेंसी है, रसल मेनिया याद रख सकते हैं आप, रसल में पोलन ग्रेन कब तक जिंदा रहते हैं, कितनी टाइम तक जिंदा रहते हैं बताइए भाई। इस खालिस्तान में क्या भरूं, अप टू मंथ्स तक जिंदा रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी हो गया, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी हो गया। नेक्स्ट है आपके लिए, टेल समथिंग अबाउट लुपाइन। लुपाइन के बारे में कुछ बताइए। जो लुपाइन है, पहले तो इसका साइंटिफिक नेम बताओ, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। क्या नाम है अभी इसका, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ठीक है सर, जो ल्यूपिनस आर्क्टिकस है इसके बारे में खास बात है, बोला इसका सीड मिला है 10,000 साल पुराना, यानी कि पुराने का मतलब ये है कि इसका ऐसा सीड मिला है ल्यूपिनस आर्क्टिकस लुपाइन का, जो सीड 10,000 सालों से डोरमेंट अवस्था में है, डोरमेंसी में गया हुआ है, यानी अब तक अंकुरित नहीं हुआ है और न ही मरा है, समझ रहे हो, डोरमेंट है। कितने साल पुराना, एक एग्जाम्पल मिला है करीब 10,000 ईयर्स एगो का एक सीड मिला है ल्यूपिनस आर्क्टिकस का। कहां से भाई, पूछ लेते हैं जगह, फ्रॉम आर्क्टिकस टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा से, ठंडे इलाके होते हैं, आर्कटिक बायोम है एक, आर्कटिक टुंड्रा, वहां से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई। ये ओल्ड सीड वायबिलिटी का एग्जाम्पल है कि कितने सालों तक पुराना एक सीड रहा,
10,000 साल पुराना सीड डोरमेंट अवस्था में रहा है, डोरमेंसी में रहा है। डोरमेंसी बताइए कौन से हार्मोन के कारण आती है, कमेंट कीजिएगा। डेट पाल्म, ऐसे ही डेट पाल्म का क्या है, रिसेंट एग्जाम्पल है, रिसेंट एग्जाम्पल है कि कौन सा सीड अभी रिसेंटली कुछ सालों तक डोरमेंट अवस्था में मिला है। देखिए भाई, वो भी मिला है डेट पाल्म का करीब करीब 2000 साल डोरमेंट अवस्था में रह के, ठीक है, 2000 साल तक वो डोरमेंसी में था, न तो अंकुरित हुआ न ही डेड हुआ, समझ रहे हो। और ये सीड आपका कहां से मिला है डेट पाल्म का, बोला ये मिला है किंग हेरोड्स पैलेस। किंग हेरोड्स का एक पैलेस, महल है, महल नहीं महल है महल किंग हेरोड्स पैलेस है नियर डेड सी। अब ये डेड सी कहां है, इजराइल में है भाई, बाउंड्री बनाता है डेड सी, समुद्र है, नियर डेड सी। बल्कि डेड सी एक पॉइंट है समुद्र में करीब करीब 300 मीटर गहरा, नीचे 400 मीटर तक का। नियर डेड सी किंग हेरोड्स पैलेस है, जहां से हमें डेट पाल्म, साइंटिफिक नेम बताइए, फोइनिक्स, PHOENIX, फोइनिक्स डैक्टाइलिफिरा, फोइनिक्स डैक्टाइलिफिरा का ओल्ड सीड मिला है करीब 2000 साल पुराना। यानी रिसेंट हमें किंग हेरोड प्लेस से फोनिक्स डैक्टाइलिफिरा डेट पाल्म का, साइंटिफिक नेम है ध्यान दीजिए, फोनिक्स डैक्टाइलिफिरा डेट पाल्म का, पूछ लेते हैं समटाइम्स, 2000 साल पुराने सीड के डोरमेंट होने के, एक डोरमेंट एक सीड मिला है, समझ रहे हो। ठीक है भाई, ये आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 38 पे, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन है पेज नंबर 33 पे, +2 के एनसीईआरटी में, आराम से पढ़िएगा। ये निकाले रखो भाई अपने हाथ में, अब निकाल लो, जिसने इन क्वेश्चंस में नहीं ली है एनसीईआरटी अब ले लेना, समझ रहे हो। हाँ भाई बिल्कुल समझ रहे हैं सर। अब इसका आंसर दीजिए, खालिस्तान, नियरली खालिस्तान मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर। बताइए कितनी प्रेगनेंसी होती है, जल्दी से उत्तर दीजिए। पेज नंबर है 62 पे, 45 से 50, क्या अगला नंबर सुनिए, मिलियन। ये बिलियन मिलियन में कंफ्यूज होते हैं, कितने भाई, मिलियन। 45 से 50 मिलियन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साल में होती हैं। इतने बच्चों का गर्भपात करवाया जाता है, देख लीजिए भाई। वट एवर बी द रीजन, लीगली भी हो सकता है, वट एवर अनवांटेड भी हो सकती है, जो भी है। 45 से 50 मिलियन, और यहाँ पे संकट आता है, बिलियन में कंफ्यूज, यहाँ पे बिलियन दे देते हैं समटाइम्स, ठीक है, पूछ लेते हैं, ऐसे ही पूछते हैं कोचिंग में आपसे, है ना, बिलियन लिख के पूछेंगे, बोलेंगे राइट बताइए कितने स्टेटमेंट राइट है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस मिलियन है या बिलियन, ठीक है। और मैं एक बात आपको बता दूं, 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं आप बताओ, मैं बताऊं, जैसे ये तो सर आप बता दो, 1000 मिलियन होते हैं भाई, आपको ये बताना है 1000 मिलियन होते हैं 1 बिलियन में। आपको क्या बताना है, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, बताना है क्या, ये आपको कमेंट करना है। और एक और बताना है, एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, बताइए, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसी ने वीडियो देखी है, समझ में आ रहा है क्या है क्वेश्चन। इसमें आपको ये बताना है, अगर प्रेगनेंसी हो, ये जो आपकी एमटीपी हो रही है 45 से 50 मिलियन, ठीक है, आपको ये बताना है इंडिया में कब एमटीपी लीगलाइज्ड कर दी गई, इन विच ईयर एमटीपी वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया, ये आप बताएंगे, ठीक है। इसी में नेक्स्ट देखिए क्या है, विच अकाउंट्स खालिस्तान ऑफ टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो टोटल प्रेगनेंसीज होती हैं एक ईयर में, उसका कितना भाग ये बनाता है, 45 से 50 मिलियन, बताइए जल्दी से देख के बता दो। 1/5 कितना बनाता है भाई, 1/5। यानी अगर इसको मल्टीप्लाई तो कुल मिला के कितनी प्रेगनेंसी होती है, 250 मिलियन प्रेगनेंसी होती हैं पर ईयर, ठीक है, जिनमें से एमटीपी कितनी करवाई जाती है, 50 मिलियन अप्रोक्स, ठीक है। ये था भाई। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जो आज का लास्ट टॉपिक कह सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्लाउड्स जो बादल हैं, गैसेज है हमारे एनवायरनमेंट में, ये रिफ्लेक्ट करती हैं अबाउट खालिस्तान ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, मतलब सन से जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है सर, आ रही है, उनका जो क्लाउड्स है ऊपर,
कितने प्रतिशत सोलर रेडिएशन को या कितना भाग सोलर रेडिएशन का वो ये जो क्लाउड्स है रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट। ये आपको बताना है क्या आएगा यहाँ पे। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको। बोला क्या सर? बोला कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी कर ली जाती हैं, रिफ्लेक्ट तो बाद में बताएंगे। बोला कुछ रेडिएशंस क्या कर ली जाती हैं? एब्जॉर्ब भी कर ली जाती हैं क्लाउड्स के द्वारा। ठीक है। ऑफ करीब करीब हाफ ऑफ जो सोलर रेडिएशन होती हैं जो सन से क्या हो रही है? आ रही है। कहां पे भाई? अर्थ की सरफेस पे पहुंच रही है। ठीक है। ये गैसेस द्वारा क्या कर ली जाती है? अब्जॉर्ब कर ली जाती है। आने के बाद नीचे ऊपर ही क्लाउड्स और गैसेस कितनी रिफ्लेक्ट कर देते हैं वो बताइए कितना पार्ट? करीब करीब 1/4। 1/4 ऑफ टोटल रेडिएशन इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स एंड गैसेज। ठीक है। ये था क्वेश्चन। ये है पेज नंबर 281 पे। ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है नियरली ग्लोबल वार्मिंग चल रही है भाई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है। गर्मी में वैसे भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर, गर्मी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को ये बताना है करीब करीब पिछले सालों में कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। इसी पेज पे लिख रखा है। ठीक है। और साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, उसमें आपकी 4 गैसेस इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। ठीक है। जिनमें से एक CO2 है, एक CH4 है, एक N2O है, एक CFCS है। CFCS का 14% योगदान है, N2O का 6% योगदान है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। आपको बताना है CO2 और मीथेन CH4 का ग्रीन हाउस इफेक्ट में कितना योगदान है। ठीक है। ये थी भी आपकी वीडियो। डन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एनसीईआरटी में इन पेजेस पे इनको देखिएगा। ध्यान दीजिए जो आपका पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 3 पे है, दूसरे वाला पेज नंबर 12 पे, 23 पे, नेक्स्ट 24 पे, नेक्स्ट 33 पे, उससे नेक्स्ट 38 पे, देन 62 और लास्ट है भाई 281 पे। ठीक है। ये लाइनिंग जहां दे रखी है उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में इन पेजेस पे। ओके। तो भैया अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। नीट 2022 17 जुलाई को हमें जबरदस्त बहुत अच्छा स्कोर करना है। ओके। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहिए।